पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 19 है. नेम ऑफ पार्टनर्स जय एंड प्रफुल्ला शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल proportion. First of all the items given in trial balance without adjustment are straightway placed in respective formats like trading account, profit and loss appropriation, current account and balance sheet. तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो ब्लैक पेन से डायरेक्टली हमने प्रेजेंट कर दिया है, और जो अफेक्टेड आइटम्स है जिसपे एडजस्टमेंट है वो सब ब्लू मार्कर से शो की है. तो एक एक एडजस्टमेंट यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. मोस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन लेंथी भी है क्वेश्चन. तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹60,000 where 10% stock is 20% less, 20% stock is 10% less and remaining stock 42,000 is valued at 25% less. तो उसके लिए ये वर्किंग नोट है. क्लोजिंग स्टॉक टोटल 60,000 जिसका पहला 10% यानी 6,000 में 20% लेस है. 6,000 का 20% 1200 माइनस करने पे उसकी मार्केट वैल्यू 4800. दूसरा लॉट है 12,000 का 10% 20% गुड्स 12,000 और उसमें 10% लेस है यानी 1200 माइनस करने पे 10,800 उसकी मार्केट वैल्यू हुई. रिमेनिंग स्टॉक 42,000 में 25% लेस है यानी 10,500 माइनस करके उसकी वैल्यू हुई 31,500. तीनों को ऐड करने पे स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू आएगी 47,100. इट्स फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 47,100 एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 47,100. ये एडजस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कई बार रिमेनिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते. जैसे यहाँ पे सिर्फ इतना दिया होता कि 10% इज 20% लेस एंड 20% इज 10% लेस एंड देयर वाज नो इंफॉर्मेशन अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टॉक. तो याद करके हमें ये 60,000 में से 6 और 12,000 के स्टॉक का वैल्यूएशन हो चुका है, तो 18,000 माइनस करने पे रिमेनिंग 42,000 को डायरेक्टली प्लस करना पड़ता अगर आगे एडजस्टमेंट एक्सटेंड नहीं हुआ होता. तो ये खास ध्यान रखना है. रिमेनिंग स्टॉक के लिए कई बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो याद करके उसको ऐड कर देना है. यहां पे स्टॉक की अमाउंट है 47,100. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% टू पार्टनर्स. अब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट जो दिया है कि पी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000 ऑन 1/1/17, इसको कंसिडर करना होगा. इसके लिए ये वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. जय में कोई एडजस्टमेंट नहीं है यानी उसकी 1 लाख रुपए की कैपिटल फिक्स है, उसका 10% 10,000 होगा. और पी के केस में पी की टोटल कैपिटल 1,40,000 है, उसमें से 20,000 का उसने 1/1/17 को कंट्रीब्यूशन दिया है यानी उसकी पूरे साल की कैपिटल 1,20,000 रही है. 1,20,000 जो स्टार्टिंग डेट से कैपिटल था वो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन हुआ है, और एक्स्ट्रा कैपिटल जो 1/1/17 पे कंट्रीब्यूट किया गया है इसके ऊपर हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो 1,20,000 का 10% 12,000 और 20,000 का 10% और 3 मंथ इंटरेस्ट 500. तो पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आएगा 12,500. ये दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे 10,000 एंड पी 12,500. सो टोटल अमाउंट 22,500. एंड सेकंड इफेक्ट विल बी करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 एंड 12,500. करंट अकाउंट के बैलेंस पे 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. एक बात और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर करनी है कि यहाँ एक्स्ट्रा कैपिटल हमें ऐड नहीं करनी. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि जो एडिशनल कैपिटल है 20,000 को उसको कहाँ रिकॉर्ड करे. ये रिकॉर्ड नहीं करना है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. अनलेस इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट एडिशनल कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा एक्सप्रेसिवली वर्ड्स में दिया जाता है, तभी हमें कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, उसको ऐड करना है. अदरवाइज ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ऐसा ही मानना है. तो अगर ऐसा लिखा होता है कि विच इज नॉट रिकॉर्डेड तो डेफिनेटली 20,000 हम प्लस करते कैपिटल में और ऐड करते एसेट साइड पे जिस फॉर्म में वो एसेट लाया होता. अगर कैश बैंक होता तो कैश बैंक में प्लस करते, अदर कोई एसेट्स होती तो उसमें प्लस करते, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त वो पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त वो एडिशनल कैपिटल जितनी एसेट का सेपरेट डेप्री कैलकुलेट करते. बट ये सब तब होता जब बोला होता है कि दैट कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड. यहाँ पे ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है यानी इंप्लाइड है कि वो 20,000 की कैपिटल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये 140 के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए 120 पे हमने 10% फ्लैट चार्ज किया 12,000 और 20,000 पे 10% और 3 months interest is 500. So total interest on capital is 12,500.
इसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंस पे 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मींस अलाउ करना है और चार्ज करना है। तो करंट अकाउंट में पार्टनर पी का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 360, 9% ऑफ 4000 360। यहां पे क्रेडिट करने के बाद तुरंत डेबिट साइड ऑफ एप्रो में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फॉर पार्टनर पी 360। और पार्टनर जे के केस में उसका डेबिट बैलेंस है तो उसके पास से चार्ज किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस 9%, 12,000 का 9% 1080 यहाँ पे डेबिट होगा। और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फॉर पार्टनर जे 1080। उसके बाद 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है और उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें यहां पे आगे दिया गया है फिफ्थ एडजस्टमेंट में कि जे हैज विड्रॉन 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड पी हैज विड्रॉन ऑन 1/10/16। यानी पार्टनर जे ने इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया है और पी ने एक साथ 1/10/16 को विड्रॉ किया है। तो पहले जे के केस में इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की नोट है, जे के केस में इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स 1000, रेट 12%, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है इसलिए फैक्टर 66/12 तो उसकी अमाउंट आएगी 660। पी के केस में 16,000 उसने जो विड्रॉ किया है ड्रॉइंग्स की अमाउंट और वो है 1/10/16 को, तो 16,000 12% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट इज 960। लेकिन पी के लिए एक और एडजस्टमेंट है कि उसने गुड्स विड्रॉ किए, यहाँ पे 7th एडजस्टमेंट में पी हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/16 विच इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ये एडजस्टमेंट तो हम बाद में करेंगे लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हमें फिलहाल ये कंसिडर करना होगा कि 2,000 रुपीज का जो उसका एडिशनल ड्रॉइंग्स है उस पे भी 1/12/16 टू 31 मार्च 17 यानी 4 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, चार्ज करना होगा। अगर ये एडजस्टमेंट में डेट नहीं होती, अगर ये जो गुड्स विड्रॉल का एडजस्टमेंट है उसमें डेट नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। डेट देना कंपलसरी, अगर डेट नहीं है तो आईओडी नहीं कैलकुलेट होगा, डेट है तो फ्रॉम दैट डेट टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 1/12/16 टू 31 मार्च 17 तक, जैसे 4 महीने का इंटरेस्ट हम ये 2000 पे कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 का 12% 6 मंथ 960 एंड 2,000 एडिशनल ड्रॉइंग्स का 12% 4 मंथ इंटरेस्ट 80, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर पार्टनर बी इज 1040। ये दोनों पार्टनर के ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रो प्रेजेंट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जे का 660, पी का 1040, टोटल अमाउंट 1700 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 660 and 1040। आफ्टर दैट मंथली सैलरी ऑफ जे इज 700 सैलरी जे को देनी है, पार्टनर को सैलरी देनी है। इसकी फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी टू पार्टनर जे 700 per month and for 12 months 8,400. Second effect will be credit side of current account by salary of partner 8,400 and in column of J it will be written. सेकंड पॉइंट ये सैलरी में ये दिया गया है कि पार्टनर ने जे ने 4 महीने की सैलरी विड्रॉ की है जो गलती से सैलरी में इंक्लूडेड है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाई है रेक्टिफिकेशन के लिए, रॉन्ग रिवर्स राइट। तो राइट एंट्री क्या होगी, ये विड्रॉल ऑफ सैलरी है, इसको पार्टनर को जब भी कुछ भी मिलता है उसका करंट अकाउंट हम डेबिट क्रेडिट करते हैं और जो भी वो विड्रॉ करता है करंट अकाउंट डेबिट साइड से अमाउंट सेट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था, इसकी जगह पे बाय मिस्टेक सैलरी डेबिट हो गया है क्योंकि वो 4 महीने की सैलरी गलती से सैलरी यानी जनरल सैलरी में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अदर एम्प्लॉइज की सैलरी है उसके अंदर चली गई है। तो सैलरी टू कैश रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री इज कैश टू सैलरी और राइट एंट्री इज करंट अकाउंट टू कैश। कैश एलिमिनेट होके दो इफेक्ट बचेगी, एक तो करंट अकाउंट डेबिट साइड 2800 विड्रॉल ऑफ सैलरी और सैलरी में से माइनस होगा, इसलिए करंट अकाउंट डेबिट साइड सैलरी विड्रॉन 2800 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में से माइनस wrongly recorded salary which is 2800, so outer column amount will be 17,200. सिक्स्थ एडजस्टमेंट, अब ये फोर्थ और फिफ्थ कैपिटल के और ड्राइंग्स के थे वो ऑलरेडी कंसीडर हो चुके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए थे, इसलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट सिक्स में डेप्रिसिएशन इज 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए वर्किंग नोट है। अब मशीन में हमें बोला गया है कि 31 दिसंबर 2016 पे एडिशनल मशीन 12,000 का खरीदा गया है और मशीन का बैलेंस 52,000 दिया गया है।
तो 52,000 में 40,000 का मशीन पूरे साल यूज हुआ है और एक्स्ट्रा मशीन जो है 12,000 का वो 31 दिसंबर 16 टू 31 मार्च 17 यानी 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ है। तो 40,000 पे होल ईयर डेप्रिसिएशन 9% 3600 एंड दैट एडिशनल मशीन 12,000 डेप्रिसिएशन ऑफ 9% एंड 3 मंथ। 40,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3600 और 12,000 पे 9% बट डेप्री इज ओनली फॉर 3 मंथ सो 270। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज 3870 माइनस करेंगे मशीन में से तो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी 48,130 एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन विल बी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3870। मशीन के बाद फर्नीचर पे 5% डेप्री चार्ज करना है तो फर्नीचर की जो वैल्यू है 84,600 साथ में यहाँ पे 14,600 सेल ऑफ फर्नीचर दिया गया है वो उसमें से माइनस कर देना है क्योंकि सेल की डेट भी 1416 है इसलिए फर्स्ट डेट पे ही सेल कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्वेश्चन में कि जो एसेट बेचा गया है उसकी हमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दी गई है, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है 14,600। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन उसकी बुक वैल्यू के बारे में नहीं है यानी जो फर्नीचर सोल्ड है उसकी बुक वैल्यू के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें यहाँ एजम्पशन करना होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, जो उसकी बुक वैल्यू है वही सेलिंग प्राइस है इसलिए डायरेक्ट वो सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगी एसेट की और फर्नीचर की रिमेनिंग फर्नीचर की वैल्यू बचेगी 70,000 जिसके ऊपर 5% डेप्री कैलकुलेट करे तो 3,500 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी 66,500। This depreciation will be shown on the debit side of profit and loss account to depreciation on furniture 3,500. इसके बाद P has withdrawn goods of 2,000 on 1/12/16 and it is recorded in sales book. अब हमने इसमें से सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए 2,000 को कंसिडर किया था, अभी ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी बाकी है। ये भी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है जिसके लिए यहाँ पे एक नोट है रॉन्ग रिवर्स राइट। तो राइट एंट्री यहाँ पे है, उसने विड्रॉ किया है 2000 के गुड्स, तो राइट एंट्री है ड्रॉइंग्स टू परचेस। राइट एंट्री इज ड्रॉइंग्स टू परचेस एंड बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एट अ वैल्यू ऑफ 2400। तो यहाँ पे डेटर टू सेल्स रॉन्ग एंट्री है 2400। तो ये रॉन्ग एंट्री को कैंसिल करने के लिए रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू डेटर्स 2400 एंड ड्रॉइंग्स टू परचेस 2000। यहाँ पे कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है इसलिए ये पर्टिकुलर एरर की हमें 4 इफेक्ट देनी होगी। तो पहले एलिमिनेट करते हैं जो रॉन्ग एंट्री हो चुकी है, सेल्स में से माइनस और डेटर्स में से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड अमाउंट। तो डेटर्स 48,000 के जिसमें से 2400 रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस करे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 45,600। दूसरा यहाँ पे सेल्स में से माइनस होगा रॉन्गली रिकॉर्डेड 2400। इसके बाद 2000 की इफेक्ट देनी है जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे कि गुड्स विड्रॉन 2000, पी के कॉलम में पी हैज विड्रॉन दिस गुड्स एंड सेकंड इफेक्ट परचेज में से माइनस होगा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर पी। तो इस तरह से इसकी 4 इफेक्ट देनी है। पहले 2400 जो कि सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स है जो गलती से सेल्स बुक में चला गया है, डेटर्स और सेल्स में से दोनों जगह से माइनस करेंगे और 2000 जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस है, जो जिस प्राइस से हम गुड्स विड्रॉल की एंट्री करते हैं वो ड्रॉइंग्स टू परचेज है इसलिए करंट अकाउंट में डेबिट साइड गुड्स विड्रॉन और परचेज में से माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2000, यानी 2000 से कॉस्ट प्राइस से वो रिकॉर्ड करेंगे। After that, debtor of 2400 is declared insolvent and 40 पैसे is receivable, यानी 60 पैसे in a rupee is a bad debt, 40 पैसे रिसीवेबल है। ये ऑब्वियसली ऑफिशियल रिसीवर या जो असाइनी होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है उसने ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 40 पैसे का, इसका मतलब 60% अमाउंट लॉस्ट है और 2400 का 60% 1440 इस बैड डेट्स एडजस्टमेंट माइनस करने पे नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 44160 एंड दिस बैड डेट्स एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट इज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टेट फॉर्मेट ऑफ BD, BD, BDR, BDR, जिसमें BD-T की वैल्यू है 1000, BD-A की वैल्यू है 1440 और BDR ट्रायल बैलेंस दिया गया था 2000। तो ये दो प्लस जिसमें से माइनस करके आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 440। ये जो एडजस्टमेंट थे वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट थे। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 इम्प्लाइड एडजस्टमेंट दिए गए, एक है रेंट, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम और तीसरा है लोन ऑफ पार्टनर पी। तो पहले रेंट का समझ लेते हैं। रेंट अप टू फेब्रुआरी पे किया गया है, रेंट अप टू फेब्रुआरी यानी 11 मंथ रेंट इज गिवन।
तो 11 महीने का अगर 22,000 रेंट है तो एक महीने का कितना होगा, क्योंकि मार्च का ही आउटस्टैंडिंग है इसलिए 2000 इज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे रेंट में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, इससे टोटल रेंट की वैल्यू हो जाएगी 24,000। सेकंड इफेक्ट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 2000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट हमेशा प्रीपेड का होता है। अकाउंटिंग ईयर हमारा 1/4/16 से 31 मार्च 17 का है और इंश्योरेंस प्रीमियम की टोटल अमाउंट, खास ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये एरर कमिट करते हैं कि वो टोटल अमाउंट पे इंश्योरेंस प्रीमियम का वर्किंग करते हैं। ध्यान रखना है प्रीमियम के एडजस्टमेंट में ब्रैकेट में अलग से अगर अमाउंट दिया गया है तो उसी अमाउंट पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 5,700 का प्रीमियम है लेकिन 5,700 पे एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें से एक प्रीमियम की जो पॉलिसी है 3,600 की उसके ऊपर ही एडजस्टमेंट है, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीमियम में कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 3,600 का प्रीमियम एक्सटेंड हो रहा है 30 जून 17 तक, यानी ईयर एंड डेट के बाद 3 महीने तक वो प्रीपेड की अमाउंट है और उसका टोटल अमाउंट है 3,600। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज पेड फॉर 12 मंथ्स। सो 12 महीने का अगर 3,600 है तो 3 महीने का अमाउंट होगा 900। तो खास ध्यान रखना है 5,700 पे कैलकुलेशन ना हो जाए। 5,700 टोटल प्रीमियम की अमाउंट है और उसमें से एक पॉलिसी 3,600 की वो उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो उसके लिए 12 महीने का 3,600, तो 3 महीने की अमाउंट होगी 900। जो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करेंगे, माइनस करना है 5,700 में से लेकिन कैलकुलेट करना है 3,600 पे, ये ध्यान रखना है। तो माइनस करके यहाँ पे करंट ईयर्स इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट आएगी 4,800 और जो माइनस किया है इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद एक और इंप्लाइड लास्ट एडजस्टमेंट है लोन ऑफ पार्टनर पी। तो पार्टनर की लोन 20,000 की है और लोन प्रोक्योरमेंट की डेट है 1/10/16, यानी पी के पास से लोन फर्म ने 1/10 को लिया है, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट उसको देना है। 6 मंथ इंटरेस्ट एंड 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंडेटरी है, क्वेश्चन में बोला नहीं गया फिर भी ये इंप्लाइड है। पार्टनर की लोन का इंटरेस्ट 6% अलाउ करना है, तो 20,000 6% and 6 month interest is 600. Its first effect due to financial expense for the business, interest on loan of P will be debited to profit and loss account, and second effect will be liability side of balance sheet, outstanding interest on loan of P. तो इस तरह से ये सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है। उसके बाद क्लोजिंग प्रोसीजर है जिसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, सो डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया है 1,55,400। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने पे क्रेडिट साइड टोटल अगेन मोर देन डेबिट साइड, सो डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट 80,140. It will be transferred to profit and loss appropriation account credit side 80,140 by net profit. Credit side total again in this case also more than debit side, so difference is divisible profit. डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट है 51,660 और ये प्रॉफिट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए दोनों पार्टनर का एंटाइटलमेंट है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 25,830. इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो जाएंगे और जे और पी में दोनों में क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है इसलिए बैलेंस एक्सट्रैक्ट हो रहा है डेबिट साइड पे, पर नेचर ऑफ बैलेंस क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, सो ऑब्वियसली बैलेंस क्रेडिट नेचर के हुए जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे। तो 15,690 इज करंट अकाउंट ऑफ जे एंड 23,650 इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर पी। ये दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस हम यहाँ पे शो करेंगे लायबिलिटी साइड पे 15,690 एंड 23,650। तो टोटल दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस कंबाइन बैलेंस होगा 39,340. कैपिटल रिमेन अनऑल्टर्ड एट 2,40,000 and with this the balance sheet total will be 3,48,490. Thank you.